अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम सन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान और पाइथन करियर ट्रेनर्स के कोलैबोरेशंस के साथ आपको ये कोर्स जो है 3 दिन की ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो कि आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के पहले सेमेस्टर्स में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। बट स्टिल लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आप कह लें 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पाइथन से स्टार्ट नहीं करवाया जाता, उनको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे करवाया जाता है। जबकि स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री में जाता है तो वो देखता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपेयर करें तो उसमें पाइथन का स्कोप बाकी सब लैंग्वेजेस के निस्बत बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं कल जहाँ से हमने क्लोज किया था। तो कल आपको मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह सिखा दी थी। जब भी आपने दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है आप इधर आते हैं, विंडो का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करते हैं IDLE। और ये हमारा पाइथन का वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है कि जिसको हम यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बनाते हैं। कल हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं। तो आज हम वहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा उसको। आज हम उसके साथ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास ये प्रैक्टिस प्रोग्राम है, स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। तो आप आते हैं यहाँ पे, आपने कंट्रोल N प्रेस करना है तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इधर जाना है आपने और स्टार्ट में 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक नेम बन गया, एक एज बन गया और एक एड्रेस बन गया अलग अलग लाइन में। तीनों के आगे जाना है इक्वल के बाद इनपुट और एंटर योर नेम, और ये ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। इन एज जो है चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो पहले आप लिखते हैं इंट, और ये ब्रैकेट के अंदर आपने इनपुट लिखना है और इसके अंदर फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आपने लिखने हैं कि एंटर योर एज। और इस तरह से ये, और एड्रेस बिल्कुल उसी तरह से है। एड्रेस चूंकि स्ट्रिंग टाइप का होता है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि एंटर योर एड्रेस। और इस तरह से ये आपने इनपुट करवाई और इसके ऊपर आप कमेंट दे सकते हैं। कमेंट आप हैश के साथ लिखते हैं, इसमें मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता, सिंगल लाइन कमेंट होता है। सो हमने यहाँ लिख दिया कि टेकिंग इनपुट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डिस्प्लेइंग द वैल्यूज। तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप लिखते हैं और यहाँ पर जो मैसेज हम नॉर्मली देते हैं वो हम पहले लिखेंगे कि जी नेम, और बाद कॉमा के बाद फिर वेरिएबल का नेम, फिर आपने लिखा प्रिंट एज कॉमा एज। फिर आपने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में एड्रेस, डबल कोटेशन में कॉमा, एड्रेस का वेरिएबल। अब जो स्ट्रिंग टेक्स्ट आपने डबल कोटेशन में लिखा उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, जो एड्रेस आपने वैसे लिखा कोटेशन के बगैर उसको हम वेरिएबल कहेंगे, और उसकी जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको कंट्रोल S के साथ सेव करें और हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। कल हमने यहाँ पे पाइथन प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था और इधर हम लिखेंगे कि जी Day 2, ठीक है। इसके अंदर जाकर हम इसको प्रैक्टिस के नाम से सेव कर देते हैं और उसके बाद रन करने का तरीका डायरेक्टली F5 प्रेस कर दें और ये देखें आपको एंटर योर नेम हुसैन साजिद, एज जी मैं बिल्कुल अभी बच्चा हूँ जी, 16 साल, और जो है वो क्या कहते हैं एड्रेस आई एम फ्रॉम लाहौर, और नीचे ये मेरी डिस्प्ले आ गया। अब एक चीज़ आप नोट करें, ये मेरा कोड है, ये इसका रिजल्ट है। मैं इनको पैरेलली दोनों को शो करवा देता हूँ। और ये मेरा कोड है। मैंने यहाँ पे एक लाइन नंबर 5 पर एक्स्ट्रा स्पेस दी है, लाइन नंबर 10 पे एक्स्ट्रा स्पेस है, लेकिन इधर आउटपुट और इनपुट में कोई स्पेस नहीं है। तो आप कीबोर्ड से बिला वजह एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। आपको स्पेस जो है वो इधर कहीं से खुद से नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इन दोनों में स्पेस आए तो उसका तरीका क्या है, आप एक प्रिंट करेंगे और उसमें एम्प्टी स्पेसेस छोड़ देंगे। अब इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं लास्ट लाइन पे वो पूछ रहा है एंटर योर नेम हुसैन साजिद, एज। अब उसने रिजल्ट देते हुए एक लाइन का गैप दिया है क्योंकि मैंने एक एम्प्टी लाइन जो है वो प्रिंट करवा दी थी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप अगर C++ जानते हैं तो आप लास्ट में एक एंडल लिखते थे, वो एंडल ये बाय डिफॉल्ट करता है न्यू लाइन में
कि जो भी लाइन प्रिंट हुई है उसके बाद न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इनपुट आउटपुट हुई है। आज जो हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर आप कह रहे हैं कि बिल्ट इन होते हैं और वो वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हम जाते हैं और फोल्डर के अंदर, और डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर है, उसके अंदर हम गए day 2 और यहाँ पर एक हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। ये है मेरी प्रैक्टिस फाइल और इसको मैंने ओपन किया हुआ, और ये मैंने जो पहला कोड लिखा है ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया कि अगर मुझे बाद में ज़रूरत हो तो बैकअप मेरे पास सेव होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने पाइथन करियर ट्रेनर्स और एआई कम्युनिटी पाकिस्तान के पेज को फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे जाएं, पाइथन करियर ट्रेनर्स के पेज पे जाएं और वहाँ इनको लाजमी फॉलो करें, पाइथन करियर ट्रेनर्स के पेज को। और एआई कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम का भी यूज़र नेम है, और सेम मेरा लिंक्डइन की भी प्रोफाइल है। अगर आप मेरे से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और लिंक्डइन पर भी। गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है थोड़ा सा हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो दो वेरिएबल्स मैंने लिए, ये मेरा कोड है, मैंने इसको सारे को रिमूव कर दिया। तो दो नंबर्स हैं उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक नाम 1 या ले लें ए, दिस इज 11, बी इज 2। मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए कॉमा और प्लस और कॉमा बी। अभी पहले इसको समझ लें फिर मैं रिमेनिंग भी करवाता हूँ। इधर आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड और ये रिमाइंडर। पहले इसकी आउटपुट स्क्रीन पे देख लें, प्रेस F5, तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्क्रीन पर आपको आउटपुट देगा। ये ए डबल कोटेशन के बगैर है तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, प्लस का साइन डबल कोटेशन के अंदर है तो ये एज अ स्ट्रिंग है, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसके हाथ बंधे हुए हैं। इसके बाद एक और कॉमा लगाया और डबल कोटेशन में इक्वल का साइन लगा दिया, सबके अंदर आए, पेस्ट कर दिया। क्या चेंज आया? सेम वही चीज और आगे इक्वल का साइन लग गया। अब एक चीज जो न्यू में करने जा रहा हूँ, अगेन ए प्लस बी लिख दिया, इधर कॉमा लगा के ए माइनस बी लिख दिया, कॉमा लगा के ए और मल्टीप्लाई बी लिख दिया, ए डिवाइडेड बाय बी लिख दिया, और कॉमा लगा के ए परसेंटेज बी लिख दिया। अब इसको रन करें, सेव नहीं होगा तो ओके किया। अब उसने क्या किया, प्लस लिखा। अब एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, ये प्लस डबल कोटेशन के अंदर है तो ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ये डबल कोटेशन के बाहर है तो ये परफॉर्म कर सकता है। अब वो क्या देखता है कि अगर तो दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं तो वो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये भी मैं आपको, ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं लास्ट में, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ए इज इक्वल टू हुसैन एंड बी इज इक्वल टू साजिद, और मैंने लिखा ए प्लस बी, उसने दोनों को जोड़ दिया, बीच में स्पेस तक नहीं है। तो ये चूंकि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ए और बी, तो वो न्यूमेरिकली उसको ऐड करके इसका आंसर 13 कर देगा। अगर ए और बी की वैल्यू स्ट्रिंग होती तो रिजल्ट में आपको वो इस तरह से हुसैन साजिद, जिस तरह मैंने ए की वैल्यू भी स्ट्रिंग ली, बी की भी, तो उसने बगैर किसी स्पेस के दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, वो इस तरह से आपको आउटपुट देता। ठीक है, अगर मैंने माइनस लिखा है तो अब वो भी इसको न्यूमेरिकली देखेगा क्या ये न्यूमेरिकल इंटीजर्स हैं, और उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं, उसने माइनस कर दिया। आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं 11 - 2 इज इक्वल टू 9,
और जब आपने डिवाइड किया तो वो उसने 5.5 आंसर दे दिया। बट जब आपने रिमाइंडर का साइन लगाया, ये बेसिकली क्या करता है, तो वो डिवाइड करता है जहां तक मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं, बट वो डेसिमल में नहीं जाता। जहां से फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, जहां से आप चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, वो वहां पे रुक जाता है और आपको देखता है कि अब नीचे रिमाइंडर क्या बचा है। ठीक है, तो वो आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। एक और डिवीजन भी होती है, इंटीजर डिवीजन। ये डबल स्लैश आप जब लगाते हैं, डबल स्लैश का मतलब होता है कि डिवाइड करो और इशारिये के बाद वाली वैल्यू को रिमूव कर दो। इन दो लाइंस पर लेफ्ट साइड पर फोकस करें। ये सिंगल स्लैश के साथ उसने आपको इशारिये में जवाब दिया, और डबल स्लैश के साथ वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, डेसिमल के बगैर वैल्यू देता है, इशारिये के बाद वाली वैल्यू वो रिमूव कर देता है, स्किप कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीजन काम करती है, और इसको भी हम कॉपी करके और अपने पास सेव रख लेते हैं। अब एक और प्रोग्राम है, ये जो रिमाइंडर का साइन है, ये बड़ा मजे का साइन है। एक नंबर है, a इज इक्वल टू 259। मैं चाहता हूँ ये 952 हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, जितने अल्फाबेट्स हैं उनको वन बाय वन प्रिंट करता जाऊं, इलेदा इलेदा। तो उसके साथ क्या होगा, मैं डायरेक्टली नंबर इलेदा नहीं कर सकता। किसी भी नंबर के साथ जब आप इधर लेफ्ट साइड पे थोड़ा फोकस करें, a इज इक्वल टू 259, और ए प्रिंट किया तो 259 आया बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। ए मैं लेता हूँ बी इज इक्वल टू, या x1 लास्ट डिजिट होगा ये हमारा। और वो कैसे लेंगे हम, ए परसेंटेज 10 करेंगे, तो वो x1 आप देख सकते हैं 9 आ गया। x2 अगर मैंने लेना है तो वो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट अब मैं लूंगा। अगेन मैं इसी तरह से अगर लिखता हूँ a %10, उसके अंदर भी सेम वैल्यू जाएगी। तो आखिरी डिजिट तो मैंने इलादा कर लिया, तो इसमें से सेपरेट भी होना चाहिए। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप सेम नंबर को इक्वल करें, ए डिवाइडेड बाय 10। अब आप ए को प्रिंट करें, 25 आया है, आखिरी डिजिट उसमें से रिमूव हो गया है। आपको क्या बताया कि वो डिवाइड करता है और जहां पर इशारिया वाली वैल्यू आती है उसके बाद वाले आंसर को स्किप कर देता है, और जो पीछे बचता है वो रिजल्ट आपको दे देता है। तो आपने उसको डबल स्लैश 10 के साथ जब डिवाइड किया, तो वो उसने 25.9 आंसर आता है, और 0.9 को वो रिमूव कर देता है, तो ओनली 25 बचता है, और उसको दोबारा ए के अंदर स्टोर करवा देता है। तो इस तरह पहले ए में वैल्यू 259 थी, अब ए के अंदर जस्ट 25 रह जाएगा। तो हमने नंबर को बगैर किसी एक्स्ट्रा ऑपरेशन के अगर रिवर्स करना हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने 3 लेटर्स हैं, तीनों को अलग अलग करना है, तो मैं पी क्यू आर में सेपरेट कर लूंगा, पी क्यू आर। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि ए %10 सेम सबके साथ कर दूंगा। बट बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आप इनको प्रिंट करते हैं पी क्यू आर में और इसको रन करते हैं, वो कह रहा है पी क्यू आर इज नॉट डिफाइंड। तो इसको कॉमा के साथ हम लगाएंगे, अब वो इसको एज अ वेरिएबल अलग अलग कंसीडर करेगा, और सब में सेम रिजल्ट आ रहा है 999। वो आखिरी ही डिजिट को ले रहा है। जब मैंने पहला डिजिट अलहदा कर दिया, मैं उसको अपडेट भी करूंगा कैसे, %10 के साथ। दूसरा डिजिट जब मैंने अलहदा किया, उसके बाद फिर 10 के साथ आखिरी डिजिट रिमूव कर दूंगा। आप प्रिंट करें ज़रा, अब देखें 952 आ गया। पहले क्या था, 259 था। जब पहली बार किया, मेरे पास जो आखिरी डिजिट 9 है, वो मेरा चला जाता है पी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आखिरी डिजिट पी में आ गया मेरे पास, और ये वाली लाइन क्या करती है, मुझे रिमेनिंग 2 डिजिट्स दे देती है, और 9 मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया।
फिर मैंने 10 के साथ आखिरी डिजिट अलहदा किया और इसके साथ मैंने वैल्यू अपडेट कर दी और फिर जो रिमेनिंग बचता है वो ऑटोमेटिकली थर्ड के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से PQR आप प्रिंट करते हैं तो आप 3 डिजिट नंबर को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये यही प्रोग्राम है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3, रन करें, वो 3 to 1 कर देगा। यहाँ पर अब आप इनपुट ले लें इंट करके और इनपुट एंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये पूरा असल में वो आगे चला गया। तो ये 3 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया है, ये लेंगे और यहाँ पे, और आप कोई भी आप इनपुट लें इसके अंदर, लास्ट लाइन लेफ्ट पे इधर आउटपुट आ गई है, आप इधर 4 5 6 करेंगे और एंटर करेंगे, वो इसको क्या कर देगा 6 5 4, इसी को रिवर्स कर देगा आपको। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं जी और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर लेते हैं और ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कंडीशंस का। कंडीशंस के टॉपिक में हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे ये मेरी जितनी लाइंस लिखी हुई हैं हर लाइन का काम है रन होना। 7 लाइन का कोड है, 7 की 7 चलेंगे। हमारे पास क्या होता है, ऐसा सिनेरियो आता है कि जिसके अंदर हमने चीज़ों को कंडीशंस में कन्वर्ट करना होता है। कंडीशंस का मतलब होता है कि वो हम चाहते हैं कि ये वाला काम हो तो ये पोर्शन चले, ये वाला काम हो तो ये चले। उसके लिए क्या होता है कि आप इसी तरह से आते हैं और आपने कहा जी एंटर योर मार्क्स। एक प्रोग्राम है जिसमें हम कहते हैं अगर मार्क्स जो हैं 50 से ज़्यादा हैं तो आप प्रिंट कर दो पास। तो आप सिंपल लिखते हैं इफ, उससे पहले एक और चीज़ है, नेक्स्ट ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, उनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4, उसने मुझे कह दिया ट्रू। 5 इज लेस देन 4, उसने कह दिया फॉल्स, कि ऐसा नहीं होता। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड से ग्रेटर होगी रियल में, वो आपको ट्रू दे देगा, नहीं होगी तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ 5 जो है 4 से छोटा नहीं होता तो वो रिटर्न फॉल्स कर रहा है। तो ये चार तरह के चार पांच ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें एक जो है मैं इधर लिख देता हूँ कमेंट के साथ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं और इनके बिहाफ पर हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट मिलता है। इसके बाद आपने कंडीशन लिखी होती है, ये ए ले लें या इसको मार्क्स कह लें, ऊपर भी फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर ये मार्क्स जो हैं ये ग्रेटर देन 50 होंगे या इक्वल टू 50, इसके बाद कॉलन लगाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए शुरू से एक टैब का गैप ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उन सब लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स डिफाइन करती हैं कि इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर ये बॉडी नहीं होती। फिर ये क्या करता है, ये गैप्स के साथ, इसको इंडेंट बोलते हैं, यहाँ से ये जो शुरू का गैप है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। वो उसकी बेस पर चीज़ों को डिसीजन लेता है। तो जितना गैप के साथ चीज़ लिखी होगी वो सारी लाइंस उसका पार्ट होंगी, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अब क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये इफ का पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर वो फॉल्स हुई तो वो इसको स्किप कर देगा। बट ये इफ का पार्ट नहीं है। कैसे पता चला, ये शुरू से गैप पे नहीं है, जहां से इफ स्टार्ट हो रहा है वहां से ये गैप पर नहीं है।
इसलिए हम इसको उसका पार्ट कंसीडर नहीं करते। इसको रन करें। पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में मैंने 32 दिए, उसने सिर्फ कहा कि प्रोग्राम्स एंड्स हियर, उसने पास का वर्ड नहीं बोला। मैं अगेन आया और मैंने 55 दिए, उसने अब पास भी दे दिया और प्रोग्राम एंड्स हियर, क्योंकि दोनों पहले ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसने भी चलना है। तो इफ क्या करता है कि जब उसके आगे लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। अब आप एक और बात, अगर स्टूडेंट फेल है, पास नहीं है, तो उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए फिर आपने यहाँ से बैक स्पेस और एल्स बिल्कुल इफ के नीचे और एंड पे फिर कॉलन, और इधर आपने लिखना है जो इस पर आप करना चाहते हैं। मैंने अब फेल लिख दिया। अब दोनों में से कोई एक जरूर चलेगी, या इफ वाली चलेगी या एल्स वाली चलेगी, किसी एक ने चलना ही चलना है। मैंने दिया 32, उसने कहा फेल, पास को वो स्किप कर गया। मैंने एंटर किया 54, अब पास आ गया तो वो फेल को स्किप कर गया। तो ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, दोनों में से कोई एक चलता है। अगर इफ के बाद वाली कंडीशन ट्रू होती है और इफ, तो फिर इफ की बॉडी जो है, जो ये गैप्स के साथ ये लाइंस लिखी हुई होती हैं, ये जितनी लाइंस भी हों ये सारी की सारी चल जाती हैं, और एल्स का सारा पार्ट स्किप हो जाता है। ठीक है। और जब इफ एल्स खत्म होती है तो उसके नीचे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में जो लाइंस होती हैं उन्होंने चलना ही चलना होता है। तो इस तरह से इफ एल्स काम करती है। मल्टीपल कंडीशंस भी होती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इन्हीं मार्क्स की बेस पर ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। और अगर यही मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लगा लें 80, एंड यही जो मार्क्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 100 हों, तो वो प्रिंट करे ए ग्रेड। इसी तरह से एलिफ होता है यहाँ पे। बाकी प्रोग्रामिंग में इसको हम एलसिफ कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसको एलिफ कहते हैं। एलिफ के बाद आप सेम चीज लिखते हैं कि मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 80। अब क्या प्रिंट करो, अब आप जो है वो प्रिंट करो बी एलिफ। अब हमें इसी को कॉपी कर लेना चाहिए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये किस लिए होगा, सी के लिए। सी की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, बट ये लेस देन 80 है और ये लेस देन 70 है। इसको कॉपी करके एक दफ़ा और पेस्ट कर दिया, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 पे हमने पास कर दिया, लेस देन और इक्वल टू लेस देन 60 पे हमने उसको डी ग्रेड दे दिया, और 40 से लेस होगा तो फेल हो जाएगा। अब पहले वो ये वाली लाइन चेक करेगा जो लाइन नंबर 3 है। अगर तो जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए वो 80 से अबव हुए और 100 से नीचे हुए, यानी इसके मिड में हुए, वो इसको प्रिंट करेगा और नीचे वाला ये सारा पोर्शन स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अब वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, और अगर मार्क्स 70 और 80 के मिड में हुए, यानी लेस देन 80 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हुए, वो उसको प्रिंट कर देगा बी को। अदरवाइज वो इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे ये ट्रू हुई तो इसको प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होती है, अब ये डिफॉल्ट है, एल्स ने चलना ही चलना है। कब चलना है, जब ऊपर वाले सारे फेल हो जाते हैं। अब इसको रन करें। ये लास्ट में आ रहा है जी एंटर योर मार्क्स, मैंने 56 लगाया, ओनली डी प्रिंट हुआ है, बाकी सब स्किप हो गए। इसी तरह से आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो दोबारा इसको रन करते हैं किसी और कंडीशन के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि मैंने 76 दिया, अब वो बी ग्रेड दे रहा है। इसका मतलब मल्टीपल मार्क्स के लिए सेम प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह से हमारी कंडीशंस होती हैं। अच्छा, वैसे मेरा प्लान था कि इसी वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करवाऊंगा, बट टाइम बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो लेंथी होती जा रही है। अभी हमने लूप्स को भी टच देना है आज की वीडियो में। तो ये जो प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स है ना,
ये मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कंडीशंस के अलावा। मैं 10-15 प्रोग्राम्स इकट्ठे करके लूप के अलावा सबके 1 बाय 1 अलग बना दूंगा आपको। अभी जो आप करें, अभी आप इसके जो ये प्रैक्टिस की बजाय साइंटेक्स पे फोकस करें, साइंटेक्स को गो थ्रू कर लें। जिन जिन को प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को बेसिक साइंटेक्स आता होगा, तो वो जो हमारा इसका सेकंड 3-4 दिन की आगे ट्रेनिंग आएगी, तो वो फिर ये होगा कि उनकी बेस अच्छी बनी हुई है, तो वो आगे अच्छे से चल पाएंगे। जिनकी बेस नहीं है, वो इन वीडियोस के थ्रू अपनी बेस अच्छे से बना सकते हैं। एक प्रैक्टिस का ये प्रोग्राम मैं कवर करवाने लगा हूँ। इसमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट्स आर एज फॉलोज। अगर यूनिट जो है वो 300 से कम है या 300 तक है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट इज 2 रुपीज। इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 300 बट लेस देन और इक्वल टू 500, तो कॉस्ट 5 रुपीज है। अगर यूनिट्स जो है वो 500 से एक्सीड करता है, तो कॉस्ट 7 रुपीज है। अब मैं यहीं पे रुकता हूँ, ये कॉपी करके आपने बस प्रैक्टिस में सेव कर लिया। इधर आ, उधर गया, मैंने लिखा यूनिट इंट ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, डबल कोटेशन का ख्याल रखिएगा। इनिशियल कॉस्ट मेरी 0 है। मैं आया, इफ यूनिट्स आर लेस देन और इक्वल टू 300, तो मेरी कॉस्ट की वैल्यू बन जाएगी 2। एलिफ कॉस्ट सॉरी यूनिट्स, ये यूनिट है, एस स्पेलिंग का ख्याल रखना है, ग्रेटर देन 300 है एंड लेस देन और इक्वल टू 500 है, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 5 होगी। एल्स मतलब 500 क्रॉस करता है तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 7। अब यहाँ पे मैं बिल निकाल लेता हूँ। बिल क्या आएगा मेरा, कॉस्ट इनटू यूनिट। इसको मैं प्रिंट करके चेक भी कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ जी यूनिट्स मेरे कितने हैं, और मुझे कॉस्ट क्या पड़ी है मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। कॉस्ट जो है और मेरा जो बिल है, अभी तक का वो कितना बन रहा है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। इसको रन किया और ये लास्ट में कह रहा है यूनिट्स। मैंने कहा जी मेरे 430 यूनिट्स हैं, तो वो कह रहा है जी एरर है, यूनिट्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन यूनिट। ये देखें वही मैंने अभी एस वाली बात की थी, तो कहीं ना कहीं में हमने इसका गड़बड़ किया है। वेयर आर यूनिट्स, ये रहे, लाइन नंबर 6 पे एरर था जी। अब रन करें। 430 कहता 430 यूनिट है, कॉस्ट 5 रुपये और 2150 रुपये आपका टोटल बनता है। आगे प्रोग्राम करते हैं। वो कहता है बेसिक लाइन एंड 150 इज ऑल्सो एडेड टू द बिल। ओके, तो हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। ये हम स्टार्ट में ही ऊपर लिख लेते हैं, लाइन रेंट इज इक्वल टू 150। मैं बगैर किसी टेंशन के, और एक और यहाँ पे बिल, कॉस्ट वाला बिल आ गया। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख दी। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक क्या है कि मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं और इसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूं लाइन रेंट का 150, ये भी मेरा चल सकता है। 430 और ये मेरा बिल इतना बन गया, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देता हूँ कि मेरा भाई ये लाइन रेंट है, ताकि टोटल देख के मैं खुद ही डर ना जाऊं कि इतना क्यों है। और यहाँ पे आ गया लाइन रेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, बाद कह रहा है जी अगर अब आपका जो बिल है वो 150 क्रॉस 2000 एक्सीड करता है, तो 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज होगा आपका। अब टोटल बिल बताएं। तो मैंने शुरू में एस चार्ज इक्वल 0 ले लिया और इधर आया, यहाँ पे आके
ये प्रिंटिंग से पहले मैंने इधर लिखा इफ बिल इज ग्रेटर देन 2000, यानी उसको वो एक्सीड कर रहा है, तो एस चार्ज जो है वो क्या होगा, मेरा जो भी बिल बना है उसको मल्टीप्लाई 5/100, ये उसका 5% निकाल देगा। और अब मैं टोटल बिल की बात करूंगा, वो होगा बिल प्लस एस चार्ज। सो एस चार्ज इन केस अगर ये 2000 से ऊपर मेरा बिल नहीं बनता तो फिर मेरा एस चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और अब वो मेरा टोटल बिल जो है, ये जो टोटल बिल है वो मैं इधर प्रिंट करवा दूँ। अब मैं गया, मैंने कहा जी मेरे टोटल जो थे 230 यूनिट्स थे, लाइन रेंट और एस टोटल बिल मेरा 610। अगेन गया, इसको रन किया और मैंने कहा जी मेरे इस दफ़ा 432 यूनिट से, तो कहता है जी 2425 रुपये आपका टोटल, और इसमें इस दफ़ा सरचार्ज ऐड हुआ है क्योंकि ये डेसिमल की वैल्यू सरचार्ज से आएगी, वैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस थी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, हमारे पास आते हैं लूप। लूप क्यों हम यूज़ करते हैं जी? रेपिटेशंस के लिए, रिपीट करने के लिए चीज़ों को। एक ही काम मुझे बार बार करना होता तो मैं लूप्स को यूज़ करता हूँ। मसलन आपको याद होगा, आप स्कूल में थे कभी, सारे ही थे, तो अक्सर टीचर आपको सजा देते थे कि भाई चलो ये चीज़ 10 दफ़ा लिख के लाओ, ये 20 दफ़ा लिख के लाओ, ये 50 दफ़ा लिख के लाओ। अब स्कूल में थे तो तब हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे और लिखना भी हैंड रिटन होता था, तो हम चुप करके शरीफ बच्चों की तरह हम उसको लिखने बैठ जाते थे। बट अब जो है प्रोग्रामिंग आई है तो हम कहते हैं कि जी टीचर हम टाइप करके ले आए। अब उनको क्या पता, वो शरीफ टीचर होते हैं, वो कहते हैं जी ले आओ टाइप करके। तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं और 1000 दफ़ा कहेगा तो हमारा 1000 दफ़ा वो ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट देंगे और वो लिख के दिखा देगा। तो दो तरह के लूप हैं पाइथन के अंदर। एक हमारे पास होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। अच्छा, एक और चीज जो मोस्टली टीचर्स भी नहीं बताते, लूप दो तरह के होते हैं। कैटेगरीज की बात करें, टाइप्स की नहीं, कैटेगरी की बात करें, यानी मेल और फीमेल जिस तरह से दो टाइप्स हैं, बट अच्छे लोग मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं, बुरे लोग मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। तो कैटेगरीज की बात करें तो एक लूप होता है काउंटर बेस्ड लूप और एक होता है सेंटिमेंटल लूप। काउंटर लूप वो लूप होता है कि जिसका पता है इसने 10 दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है, 50 दफ़ा चलना है। सेंटिमेंटल लूप वो होता है सम टाइम वो 4 दफ़ा चल जाता है, सम टाइम 10 और सम टाइम 20। क्यों? उसके मूड पे डिपेंड करता है, जब तक उसको दी गई कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा। हमारे पास, इसको कॉपी कर लें, जो नेक्स्ट लूप आता है उसको हम कहते हैं वाइल लूप, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे फॉर लूप। तीन तरह की स्टेटमेंट होती हैं लूप को चलाने के लिए: स्टार्टिंग, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। स्टेटमेंट वन स्टार्ट्स द लूप, स्टेटमेंट टू इज condition and loop depends on it to execute next time। लूप सेकंड स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट होता है कि दोबारा चलना है या नहीं चलना। फिर एक आती है स्टेटमेंट थ्री, इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर या कंडीशनल वेरिएबल, ठीक है। तो मैं एक लिखता हूं जी, आई इज इक्वल टू 1, वाइल ये जो आई की वैल्यू है ये लेस देन 10 हो, तो प्रिंट करो इस आई को ही। तो अगर मैं इतना ही चला दूं, पहली दफा आई की वैल्यू 1 है, वो इसको देखेगा। अब ये क्या है, मेरे पास स्टेटमेंट 1 है और ये मेरे पास स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 ने आई की वैल्यू 1 दे दी, स्टेटमेंट 2 ने चेक किया 1, आई की वैल्यू 1, लेस देन 10, वैल्यू ट्रू है, तो क्या करेगा, इसको चला देगा, दोबारा आता है और ये कंडीशन टेस्ट होती है। और जब वो वहां पे पहुंचता है और वो देखता है कि यार ये तो रन ही नहीं हो सकता, ये कंडीशन तो ट्रू है, वो उसको फिर प्रिंट करवा देगा और ये थ्रू आउट चलता रहेगा, ये लूप एंड नहीं होगा। तो फिर क्या है, थर्ड स्टेटमेंट देना जरूरी है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट होगा और ये वाली लाइन क्या करेगी, प्रीवियस आई की वैल्यू 1 है उसमें 1 ऐड करके 2,
और आई में स्टोर करवा देता है 2, दूसरी बार लूप चेक होता है तो आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 10, यस ट्रू है, 2 को प्रिंट कर दो और इसको 3 कर दो। फिर आता है 3 इज लेस देन 10, यस 3 प्रिंट कर दो और इसको 4 कर दो। फिर आया 4 लेस देन 10, यस 4 प्रिंट और आई को 5 कर दो। फिर आया ट्रू है, 5 को प्रिंट करो और आई को 6 कर दो। फिर आई को 7 8 9 10 टाइम 10 प्रिंट हुआ और आई 11 होता है। दोबारा आता है आई की वैल्यू 11 थी, वो 10 से लेस देन नहीं होती, कंडीशन फॉल्स है, ये स्किप हो जाएगा, ये दोनों लाइन नहीं चलेंगी। इसके नीचे कोई लाइन यहाँ पर हुई जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो लाइन चल जाएगी, अदरवाइज ये लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। इसको अब आप प्रिंट करें तो ये देखें 1 to 9 हमारे पास काउंटेड प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने लेस देन 10 लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह से ये लूप चलता है। सेम काम आप फॉर लूप से करवाते तो आप क्या, फॉर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट आई। अब इसको रन करें। पहला 1 से 9 वाइल लूप है, ये 1 से 9 फॉर लूप है, सेम है। अच्छा, फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट 3 नहीं देते हम, वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट करता है। फॉर लूप इज प्योर काउंटर बेस्ड, इसको सेंटिमेंटल यूज ही नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट 1 का करता ही करता है। और ये वो वेरिएबल है, रेंज उसका बिल्ट-इन फंक्शन है। ये आपके जो 1 देते हैं ना स्टार्टिंग वैल्यू, इधर हमने आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा, ये बेसिकली इस आई के इक्वल कर देता है इस 1 को, तो वो इसको प्रिंट कर देगा। और इस तरह से फिर ऑटोमेटिक 1 का इंक्रीमेंट हुआ 2, वो देखता है 2 इज लेस देन 10, 3 इज लेस देन 10 और ये 9 तक जाता है। अगर मैं इधर लिखता हूँ 11, अब वो इसको 10 तक प्रिंट करेगा। और इधर एक बीच में हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये फॉर लूप है। अब इसको रन करें, ये देखें नीचे फॉर लूप आया 1 से 10, जबकि मैंने तो इधर 11 लिखा है, तो इट ऑलवेज रन 1 लेस देन दिस वैल्यू। मैंने 11 लिखा है तो वो 10 तक जाएगा, मैंने 20 लिखा है तो वो 19 तक जाएगा। अब मैं एक से ज्यादा का इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ, तो फिर मैं कॉमा लगा के 3 लिखता हूँ, तो वो 3 का इंक्रीमेंट हर बार देता चला जाएगा। अब ये देखें फॉर लूप में 1 प्रिंट हुआ, उसमें 3 का इंक्रीमेंट 4, फिर 7, फिर 10, इस तरह से ये प्रिंटिंग होती है और ये प्रोग्राम हमारा चलता है। तो ये बेसिक साइंटेक्स है फॉर लूप और वाइल लूप का। अब आगे चलते हैं हम इसके थोड़े से प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की तरफ, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट एक मैं वीडियो आपको एडिशनल इससे रेलेवेंट दूंगा, वो इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की वीडियो होगी। ठीक है, तो अभी आपने साइंटेक्स देखना है, और जो नेक्स्ट है आपका वो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की वीडियो, वो भी कल आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ जो है वो आप इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशनल है। मेन पर्पस मेरा है कि मैं आपको बेसिक सारा साइंटेक्स गो थ्रू करवा दूं, वो इसलिए कि आप बाकी फिर इंटरनेट और इधर उधर से हेल्प लेके अगर खुद से चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप उसको कर सकें। आपको इस वक्त बैरियर ये आ रहा है कि आपको बेसिक स्टार्ट करना नहीं आ रहा, स्टार्ट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। आपका वो रीजन, वो एक्सक्यूज अब नहीं रहेगा कि भाई हमें स्टार्ट बताने वाला ही कोई नहीं था, स्टार्ट आपको मैंने बता दिया है। इससे आगे आपकी अपनी डेडिकेशन है, थोड़ा बहुत यूट्यूब करें, थोड़ा बहुत आप इससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स को फॉलो करें, अपनी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में जाएं, पाइथन की बेसिक बुक पढ़ें। अब आप बुक भी पढ़ने बैठेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पाइथन को सीखने में मसला नहीं होगा। तो ये हमारा आज का लेसन है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टा लिंक्डइन के थ्रू, तो आप हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है, कि आपके सामने प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल है, आप हुसैन साजिद लिख के सर्च कर सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। यही कम्युनिटी पाकिस्तान के थ्रू आप इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, और ये जो ट्रेनिंग आपको स्पॉन्सर की जा रही है वो पाइथन करियर ट्रेनर्स की तरफ से है। और पाइथन करियर ट्रेनर्स का ही प्रोग्राम जो सर्टिफिकेट है वो इसके बाद आपको मिलेगा अगर आप इसका एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।